हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत प्यार मिल रहा है आप सबका और निश्चित रूप से आपको आनंद आ रहा होगा। तो आप सबको मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8, ठीक है। इसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात, ठीक है ना। ओके, चैप्टर नंबर 8। अध्याय सारांश देखते हैं। वायु दाब क्या होता है भैया? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा, किसके द्वारा? भार द्वारा लगाया गया दाब, प्रेशर, वायु दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारे आसपास की वायु दाब, हमारे आसपास की वायु दाब डालती है। क्या डालती है? आपके ऊपर भी दाब डालती है, नहीं तो आप उड़ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। जैसे ये पृथ्वी है और मान लो इसकी ये सतह है, ये भूमध्य रेखा आपकी, और यहाँ पर भी या फिर इसके ऊपर ही मान सकते हैं कि मान लो ये यहाँ से इसके ऊपर ये वायु का क्या है, ये भार है वायु का, ठीक है ना। यहाँ पर भी है ना। तो ये जो भार डालती है वायु, इसको क्या बोला जाता है? दाब, वायु दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा जो दाब डाला जाता है उसको बोला जाता है क्या? वायु दाब, ठीक है। ओके, पवन क्या है भैया? पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर अगर कोई हवा गति कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको पवन कहते हैं। समझ में आया? उच्च वायुदाब यानी कि जहां ज्यादा प्रेशर हो, है ना। जैसे यहाँ पर समझो आप लोग, ये यहाँ समझ लीजिए, ये ज्यादा प्रेशर है हवा का यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कम है। तो अब हवाएं किधर चलेगी? इधर से इधर चलेगी, है ना। तो ये गति करेगी नहीं करेगी? करेगी। इस गति को ही क्या बोलेंगे हम लोग? उच्च वायुदाब से जब निम्न वायुदाब की ओर पवन प्रवाहित होती है तो इसको ही बोलते हैं हम लोग पवन, ठीक है। हवा प्रवाहित होती है तो उसको ही बोलते हैं हम लोग क्या? पवन। वायु की गति को, वायु की गति को क्या कहते हैं बेटा? पवन कहते हैं, ठीक है। पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है, और ये गतिशील वायु ही क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण जो है पढ़ाई आपकी हो रही है। ध्यान रखिए, हमने जो की पॉइंट लिए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट लिए हैं, ठीक है ना। ये की पॉइंट आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही सही, आपकी एग्जाम 7th की। साथ ही साथ जब 8th में आप लोग एनएमएस की एग्जाम देंगे, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम जो होती है, उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो, ठीक है ना। तो तैयारी में मस्त होकर तैयारी कीजिए और लगे रहिए हमारे साथ। निश्चित रूप से आप करेंगे क्या? टॉप, ठीक है। आगे देखिए, आगे पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। अगर पवन बहुत तेज चलती है ना तो वायु दाब नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। एयर का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। तो पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। अगर आप किसी वायु को गर्म करेंगे, है ना, तो वो क्या होगी? फैलेगी, ऊपर की ओर फैलेगी, ठीक है ना। तो का प्रसार होता है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। सिंपल है कि गर्म वायु जो होती है ना, ये गर्म वायु है जैसे कि, और एक कौन सी? ठंडी वायु। तो ठंडी वायु जो बेटा होती है ना, ये भारी होती है। कैसी होती है? भारी। और गर्म कैसी होती है? गर्म हल्की वायु होती है, हल्की, हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठती है। गर्म होकर वायु कहाँ उठती है? ऊपर उठती है, ठीक है ना। और ठंडी हवा क्या होती है? नीचे बैठती है, ठीक है ना, जमती है मतलब वो। पवन धाराएं, पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। पृथ्वी के असमान, आसमान नहीं है, ठीक है, असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। ये जो पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं है ना, ये कैसे उत्पन्न होती है? ये पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। कारण तो ये असमान रूप से, कभी ज्यादा गर्म हो जाती है पृथ्वी और कभी ठंडी ज्यादा हो जाती है ना। तो ये कारण है उत्पन्न। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना, असमान,
कभी भूमध्य रेखा जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, धीरे धीरे ठंडी होती है, ध्रुवीय क्षेत्र बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र और जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, इनका असमान रूप से गर्म होना, असमान रूप से, हमेशा ही समान नहीं रहते हैं बिल्कुल, है ना, गर्म होना। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, जल और थल वाला जो भाग है वो भी असमान रूप से क्या होता है, गर्म होता रहता है ना। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ साथ जलवाष्प लाती है, जो गर्म मानसून हवाएं रहती है ना, गर्म मानसूनी हवाएं जो रहती है वो, तो गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जलवाष्प, हवाओं में क्या पाया जाता है, जलवाष्प, है ना, लाती है, जिससे वर्षा होती है। इसी जलवाष्प से क्या होती है, वर्षा होती है, ये जल नीचे गिरता है, ठीक है ना, संघनन होता है और वर्षा होती है, ठीक है ना। ओके, क्लियर है भाई? ओके, आगे देखें। ग्रीष्मकाल, दक्षिणी पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है। इस समय ग्रीष्मकाल में दक्षिणी पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है। दिशा का ज्ञान आपको अच्छे से होगा, सिंपल मैं बता दूं आपको एक बार, कि जैसे कि मान लेते हैं ये एक चिन्ह है, तो यहाँ पे ये जो दिशा है आपकी ऊपर की ओर, ये याद रखिए हमेशा उत्तर दिशा रहेगी, और नीचे की कौन सी, दक्षिण रहेगी, दक्षिण, ये उत्तर, और ये दिशा आपकी क्या रहेगी बेटा, पूर्व, और ये पश्चिम, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अब यहां समझ जाइए आप लोग कि दक्षिण पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है, तो दक्षिण दिशा कौन सी है ये, और पश्चिम कौन सी है, तो यहां से मानसून निर्मित होता है, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए। शीतकाल, उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है हवाएं, यहाँ पर उत्तर पश्चिम की अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है, तो उत्तर पश्चिम कौन सा है, ये उत्तर और ये पश्चिम, यहां से, ठीक है ना। हवाएं कब किस समय उठती है वो बताया गया है, ठीक। अब तड़ित झंझावात क्या है भैया, तड़ित का मतलब क्या है और झंझावात का मतलब क्या है। झंझा का मतलब क्या होता है, झंझा, झंझा का मतलब होता है आंधी, आंधी आती है कि नहीं, आंधी, वो आंधी, आंधी आंख से वाली आंधी नहीं है, ठीक है ना, हाँ, तो ठीक है। ये झंझा का मतलब आंधी और वात का मतलब हवा होता है, तो यानी कि बहुत तेज हवा जब चलती है तो उसको बोलते हैं क्या, झंझावात, उसको बोलते हैं झंझावात, ठीक है। ओके, और तड़ित का मतलब बिजली, है ना, यानी कि बहुत तेज हवाओं के साथ अगर बिजली गिरती है, आसमानी बिजली गिरती है कि नहीं गिरती है, गिरती है, कईयों को लपेट देती है, लपेट देती है कि नहीं, लपेट देती है सर, ठीक है, इसको बोलते हैं तड़ित झंझावात, और क्या, ठीक है। तो देखो, झंझा के साथ यानी कि आंधी के साथ तड़ित अर्थात बिजली भी गिरे तो, आंधी के साथ बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावात कहते हैं। कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र के चारों ओर, जहां पर वायुमंडलीय दबाव कम रहता है उस क्षेत्र के चारों ओर, ठीक है ना, हवा की तेज आंधी चलती है, वही चक्रवात कहलाती है। ये चक्रवात क्या है चीज भैया, चक्रवात क्या है ना, तो यहाँ बोला है कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी चलती है। समझिए, यहाँ पे बताता हूं आपको, जैसे मान लो यहां पर कम वायुदाब का क्षेत्र है, क्या है, कम वायुदाब का क्षेत्र, देखो लिखा हुआ कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र के चारों ओर, इस क्षेत्र के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी चलती है। अब यहां पर इसके चारों ओर ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे गर्म हवा की तेज आंधी चलती है, भयंकर हवाएं चलती है, इनको बोलते हैं क्या, चक्रवात, साइक्लोन कहते हैं इनको, ठीक है ना, यस। और चलती है वही चक्रवात कहलाता है। आगे, दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन भयंकर हवाएं जो चलती है ना, ये इन्हें किस नाम से जानते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं। गोलार्ध तो पता है ना आपको, गोलार्ध क्या होता है ना, देखो बताता हूं मैं गोलार्ध भी आप लोगों को। ये आपका बेटा उत्तरी गोलार्ध, सॉरी ये भूमध्य रेखा आपकी, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये वाला, ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तर दिशा ऊपर है, ये उत्तरी गोलार्ध है, मतलब आधी भूमि आपकी उत्तरी गोलार्ध में, और ये जो बच रही है इधर नीचे की है ना, ये दक्षिण गोलार्ध, ठीक है, नीचे वाली दक्षिण गोलार्ध वाली है,
और ये बीच में एक रेखा निकल गई है, इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा, है ना। और ये यहीं पे क्या रहते हैं? यहीं पर आपका उत्तरी ध्रुव, और ये यहाँ पे क्या? ये आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना, जो बर्फ से ढके रहते हैं अक्सर, है ना। दक्षिणी ध्रुव का अधिकांश भाग जो है यहाँ पे 98% भाग सदा ही बर्फ से ढका रहता है ना। श्वेत भूमि है यहाँ पे, अंटार्कटिका महाद्वीप भी है आपका, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया चित्र आपको? ओके, आगे देखें हम। दक्षिण गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं। कौन से गोलार्ध में? इस गोलार्ध में। इस गोलार्ध में इन हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं। और ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलती है। घड़ी जिस दिशा में चलेगी उसी दिशा में ये हवाएं चलेगी, ठीक है ना। घड़ी की दिशा में चलेगी, ठीक है ना। ऐसे गर्म हवाओं को एक मिनट चलने दिशा में चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। अगर हम यहाँ की बात करें इस उत्तरी गोलार्ध की, इसमें तो यहाँ पर इन गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। हरिकेन या टाइफून कहा जाता है, ठीक है। और ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती है। यहाँ पे हवाएं जो है ना वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है भैया, ऐसा चलती है, उल्टी, ठीक है ना। ओके, अगला देखिए टॉर्नेडो क्या चीज है ये? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो गहरे रंग की कीपाकार बादल होते हैं। कीप के आकार जब भी देखिए, हाँ वो तो कीप के आकार के बादल होते हैं ये, कीप के आकार के बादल होते हैं, ठीक है ना। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। वो जो कीप आकार की आकृति है वो आकाश से पृथ्वी की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। टॉर्नेडो पढ़ रहे हैं, भयंकर अल्पकालीन तूफान है। हाँ, उपग्रहों तथा राडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है भैया। हम आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्नोलॉजी से, चाहे वो राडार हो, है ना, या फिर कोई अन्य तरह की कोई टेक्नोलॉजी है, तकनीक हो, उनके माध्यम से इन चक्रवातों या टाइफून को अंदाजा लगाना आसान हो गया है। इनकी मॉनिटरिंग करना आसान हो गया है ना। कब कितनी भयंकर हवाएं चलने वाली है, किस क्षेत्र में चलने वाली है, इसका पूर्वानुमान आज हम लगा लेते हैं, है ना। हमारे मौसम वैज्ञानिक इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो उपग्रहों तथा राडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना अब क्या हो चुका है? आसान हो गया, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको करना है, कर लोगे? देखो भाई, पवन वायु है। कैसी वायु है? गतिशील है। अभी पढ़ा हम लोगों ने, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब बहती है तो उसको क्या कहते हैं? पवन। तो गतिशील अवस्था में है कि नहीं है वो, है ना। यस, तो पवन गतिशील वायु है। पवन पृथ्वी के तापन के कारण उत्पन्न होती है। असमान रूप से जो ताप होता है, अभी पढ़ा आप लोगों ने, है ना, कि उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर असमान ताप के कारण पवन उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है पवन पृथ्वी के असमान रूप से तापन के कारण, असमान रूप से तपती है पृथ्वी, उसके कारण उत्पन्न होती है क्या? पवन, ठीक है। पृथ्वी की सतह के निकट वायु ऊपर उठती है जबकि वायु नीचे आती है। जो गर्म वायु होती है, देखो, गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु नीचे उतरती है, ठीक है ना। तो देखो, पृथ्वी की सतह के निकट गर्म वायु ऊपर उठती है। जो गर्म होती है वो कहाँ उठती है? ऊपर उठती है, ठीक है। जबकि ठंडी वायु नीचे आती है जमने के लिए, ठहरने के लिए। फिर वो सतह जो पृथ्वी गर्म होती है, उस गर्म सतह के कारण वापस वो ठंडी वायु जो है धीरे धीरे गर्म होने लगेगी और ऊपर उठने लग जाएगी, ठीक है। ओके, ठीक है। वायु दाब के क्षेत्र से दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है, तो ये याद है, वायु अधिक दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है, अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। कौन? वायु, ठीक है। ओके, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां बताइए। भैया दिख रहा है आप लोगों को? किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति दिशा का पता लगाने के लिए दो विधियां बताइए कि
वास्तव में पवन किस दिशा की ओर चल रही है, किस दिशा की ओर चल रही है, ऐसी विधियां आपको बतानी है। बताओ। अरे सिंपल है सर, एक पतंग उड़ाएंगे हम, पता लग जाएगा फटाक से किधर चल रही है। साइकिल चलाएंगे, पता लग जाएगा हमको, अगर साइकिल की दिशा में चल रही है साइकिल दौड़ेगी लपक के, और साइकिल की विपरीत दिशा में अगर चल रही है तो साइकिल चलेगी नहीं हमसे। ये हो गया, राइट। ओके, देखो भाई, पतंग उड़ाते समय पवन पतंग पर दाब डालती है, डालती है ना डालती है, फड़फड़ करती है कि नहीं करती है, पतंग फड़फड़ फड़फड़ करती है। हाँ, तो पतंग उड़ाते समय पवन पतंग पर दाब डालती है। जिस दिशा में पतंग उड़ती है, उड़ रही होती है, उस दिशा की ओर पवन की गति होती है। जिस इधर उड़ रही है तो पवन की गति उधर ही होगी। जैसा कि ये पतंग है ना, ये पतंग बना दी मैंने थोड़ी सी देर के लिए, समझ लीजिए आप लोग इसको, ठीक है भाई। अब ये मान लो इधर उड़ रही है, तो पवन की दिशा भी किधर हो रही है, इधर जा रही है उड़ते उड़ते, तो इधर ही पवन की दिशा होगी। समझ गए? हाँ, ठीक है। साइकिल चलाते वक्त जिस दिशा में साइकिल चलाना कठिन होता है, उस दिशा की विपरीत पवन की गति होती है। जिस दिशा में साइकिल चलाना कठिन होता है, समझ में आ गई बात? जिस दिशा में साइकिल चलाना कठिन होता है, उस दिशा के विपरीत पवन की गति होती है। जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, किधर, इधर जा रहे हो, और पवन की दिशा किधर है, इधर है, ठीक है। तो आप साइकिल चलाना कठिन है कि नहीं आपके लिए, है ना? तो पवन की दिशा विपरीत है कि नहीं है, पवन इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हैं, इसलिए साइकिल चलाना क्या है, कठिन है, कठिन कठिन है, ठीक है। ओके, आगे देखिए, ऐसे कोई दो अनुभव बताइए, आपको बताना है आपका अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसे कोई दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है, वायु आपके ऊपर दाब डालती हो, या आपने कहीं ऐसा देखा हो कि हाँ यार दाब डल रहा है। ऐसे आपके अनुभव पर्सनल बताना आपको, है ना। मैं जो बता रहा हूँ मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको अगर कुछ और भी आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यस, देखो, जब हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं, फुलाया कि नहीं आपने बचपन में, खूब फुलाया होगा सर, इतना बड़ा बड़ा करते हैं सर। तो जब हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तब वह कस जाता है, कस जाता है मतलब यहाँ से बिल्कुल तन जाता है, वो तन जाता है कि नहीं, एकदम उसकी दीवारें बिल्कुल पतली पतली होने लग जाती है ना, फूटने की संभावना बन जाती है। थोड़ी ज्यादा दे दो हवा तो सटिका उड़ जाए, उड़े कि नहीं उड़े? हाँ, तब वह कस जाता है। अगर उसमें और हवा भरी जाए तो वह फट जाता है, फट जाता है। हमने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को तेज आंधी में झूमते हुए देखा है, एकदम होता है कि नहीं होता है, खिड़कियां ऐसा करके, तेज आंधी जब चलती है, हवाएं चलती है तब, है ना। क्यों क्यों हो रहा है, हवा का दाब पड़ रहा ना उनके ऊपर, तभी तो। कभी इधर से हवा, कभी उधर से, तो फटाफट उड़ती है एकदम खिड़कियों में, है। हाँ, हमने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को तेज आंधी में झूमते हुए देखा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु दरवाजे और खिड़कियों पर दाब डालती है। क्या करती है? दरवाजे और खिड़कियों पर दाब डालती है। जैसे वो प्रेशर देगी एकदम से वो टकराएगा, भड़, फिर उधर से हवा आएगी, भड़, ऐसा होता रहता है, ठीक है ना। ओके, अगला देखिएगा, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां तो हो लेकिन रोशनदान ना हो? खिड़कियां तो हो लेकिन रोशनदान ना हो, खरीदोगे क्या ऐसा भवन? नहीं खरीदोगे, क्यों? ओके, सही कहा, बिल्कुल मानता हूं। देखो, नहीं खरीदेंगे भैया, हम तो ऐसा नहीं खरीदेंगे। गर्म हवा कहाँ छोड़ेंगे, है ना सर? हाँ, हम ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहेंगे सर जिसमें खिड़कियां तो हो परंतु रोशन लाल नहीं रे दादा, रोशन लाल नहीं, रोशनदान है ये, दान। क्या है? रोशन दान, ठीक है। रोशनदान ना हो, ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले हल्की होती है। पढ़ते ही आ रहे हैं हम, गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले हल्की होती है ना। गर्म हवा क्या है? हल्की होती है, और ठंडी भारी होती है ना। तो जो हल्की हवा है हमारी, इसलिए क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले हल्की होती है। कैसी होती है बेटा? हल्की होती है। और वह, ये क्या है, वह ऊपर उठती है। हल्की हवा कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, ठीक है। यस, और यह गर्म हवा रोशनदान के जरिए बाहर निकलती है। अब यही गर्म हवा ऊपर उठकर कहाँ जाएगी? रोशनदान ऊपर लगे रहते हैं ना,
यस। तो ऊपर जाकर उस रोशनदान से ये गर्म हवा बाहर निकलेगी, और नहीं निकलेगी तो सड़ जाओगे गर्म गर्मी में, है ना। हाँ, करवट लग जाएगी, समझ गए। हाँ, इसलिए रोशनदान चाहिए ही चाहिए, समझ गए। हाँ, ठीक है। और यह गर्म हवा रोशनदान के जरिए बाहर निकलती है। अगर भवन में रोशनदान ना हो तो यह हवा नहीं निकल पाएगी। अगर रोशनदान नहीं होगा तो हवा नहीं निकल पाएगी। एग्जॉस्ट फैन देखा है? हाँ, आधुनिक है वो, ठीक है। यस, आगे देखिए। समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं, है ना। जो विज्ञापन पट्टे होते हैं उनमें छिद्र क्यों किए जाते हैं भैया, है ना। कपड़े के बैनर हो या धातु की चादर पर कोई विज्ञापन लिखा होता है ना, उसमें छेद क्यों होता है? छेद क्यों होता है? क्योंकि वायुदाब कम लगेगा, अगर वायुदाब ज्यादा लगेगा तो फट जाएगा, सिंपल है ना। देखो, वायु दाब डालती है, वायु क्या डालती है? दाब डालती है, वायु दाब डालती है, यही पढ़ रहे हैं इस लेसन में। वायु दाब डालती है, वायु दाब डालती है, क्या डालती है? दाब डालती है। अब दाब डालेगी तो वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसके ऊपर, सामने वाले पदार्थ के ऊपर, है ना। तो क्या वायु दाब डालती है। तेज गति चलती हुई पवन कई चीजें तोड़ फोड़ सकती है। तेज गति से चलती हुई पवन कई चीजों को तोड़ फोड़ सकती है। कई बार क्या करती है पवन? हमारे जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनको निपटा देती है। तो जब पेड़ पौधे को निपटा सकती है तो फिर खिड़का दरवाजा वगैरह वगैरह ये क्या चीज है उसके लिए, है क्या नहीं। तो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ वो कर सकती है, ठीक है ना। अगर बैनरों और विज्ञापन पट्टों में छिद्र किए जाएं, बैनर में, जैसे ये मान लो ये बैनर है एक, अब अगर इसमें छिद्र नहीं है, अभी छिद्र नहीं है इसमें मान लो, तो हवा का जैसे ही प्रेशर आएगा इसके ऊपर, यहाँ की जगह तो फाड़ देगी इसको, एकदम से प्रेशर आएगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, कई जगह बैनर लगे रहते हैं तो लटक जाते हैं नीचे, है ना, फट जाते हैं वो, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए क्या है, ये यहाँ छेद कर दिया, ये यहाँ छेद कर दिया। अब ये जो छेद कराया आपने इस बैनर में यहाँ पे, तो हवा जब आएगी तो क्या होगा भाई, हवा जब आएगी तो इसमें से निकल जाएगी ये, तो उतना लपक के दाब उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, उस बैनर के ऊपर, ठीक है ना। तो विज्ञापन पट्टों में छिद्र किए जाएं तो हवा उनके आर पार जा सकती है, जाएगी नहीं जाएगी, उधर निकल जाएगी ना, जिससे इन पर डलने वाला दाब कम हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया कम? जिससे इन बैनरों पर पड़ने वाला दाब कम हो जाता है, ठीक है ना, दाब कम हो जाता है। इसी कारणवश बैनरों और विज्ञापन पट्टों में छिद्र किए जाते हैं। बैनरों और विज्ञापन पट्टों में छिद्र किए जाते हैं। कभी दुकानदारी आप लगाओ, है ना, कहीं बैनर्स की जरूरत पड़े, है ना, तो ध्यान रखना भाई, पट्टों में क्या करना है, छेद कर लेना है, नहीं तो आंधी हवा आई कि निपट गया, काम ही निपट जाएगा उसका बेचारा का पट्टे का। हो गया क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए, साइक्लोन अगर आ जाए, है ना, तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? भाई आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं आप, नॉलेज ले रहे हैं आप, और उन कई सारे ऐसे लोग होंगे गांव में जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो भाई आप उनको कैसे बचाएंगे? क्या आपके पास ऐसी टेक्निक होगी, वो आपको बताना है, ठीक है। ओके, देखिए, सबसे पहले चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण करेंगे, मतलब सरकार से करवाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो चक्रवात संभावित क्षेत्र पहले ही पता रहता है कि यहाँ चक्रवात आता है, ठीक है ना। हाँ, तो चक्रवात संभावित क्षेत्र में चक्रवात आश्रयों, मतलब वहां रहने के लिए, है ना, चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करवाएंगे, कि जब हवाएं तेज चले तो फटाक से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएं, ऐसी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करवाएंगे, ठीक है ना। जितनी हमसे हो जाएगी तो करेंगे सही सर हम, है ना, बाकी प्रशासन करेगा, सूचना देंगे, तुरंत इमीडिएटली वर्क होगा, ठीक है ना। यस, तो तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे, ठीक है। दूसरा है, हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। भैया आपका जो आवश्यक खाने पीने का सामान है ना, कपड़े लत्ते पहनने के जो भी कुछ है, जो साज सामान है, वो आपके पालतू पशु मवेशी जानवर जो भी कोई है
उनको, और साथ ही साथ आपका जो वाहन है उनको कहाँ रखोगे, सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए, ठीक है ना। उनके लिए व्यवस्था पहले से कर देना चाहिए आपको, है ना। आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस हो गई, अग्निशमन दल हो गया और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं, कब 108 लगाना पड़ जाए, कब 100 नंबर लगाना पड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं, इसलिए इनका नंबर याद रखना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, तो चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची और पुलिस की टेलीफोन नंबर की सूची और अग्निशमन दल के टेलीफोन नंबर की सूची हमारे पास होनी चाहिए, समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखें। चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए, जो चक्रवात से जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है उससे निपटने के लिए, है ना, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होगी, पहले से ही किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होगी। देखो भैया, चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा की व्यवस्था करनी होगी सरकार को, है ना, कि भैया चक्रवात जहां आता है वहां पहले ही से पूर्वानुमान लगा लिया जाए। जैसे अभी आपके यहाँ बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो हमारे मौसम वैज्ञानिक कह देते हैं ना कि भाई फलाने फलाने जिले में अति बारिश संभावना है, कहीं पे मध्यम बारिश, कहीं पे सामान्य बारिश होने की संभावना है। तो इसी प्रकार से जब चक्रवात आते हैं ना तो उनकी भी संभावना व्यक्त कर दी जाती है ना। तो वो चक्रवात का पूर्वानुमान होना चाहिए, एक तो हमारे पास लगा लेना चाहिए, है ना। और चेतावनी सेवा, यानी कि ये बहुत ज्यादा बड़ा चक्रवात, बहुत तेज आंधी आने वाली है, ये चेतावनी सेवा उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मठहारों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्रातिशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था होना चाहिए। मतलब सब लोगों को तुरंत जानकारी मिल जाए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, संचार की व्यवस्था होनी चाहिए। तुरंत एक फोन लगाया, रेडियो पे आपने बोल दिया, टीवी पे आपने बोल दिया, अखबारों में तो टाइम लग जाता है ना। व्हाट्सअप, आजकल तो व्हाट्सअप चल रहा है भाई, फटाफट मिल जाएगा आपको ज्ञान, है ना, जानकारी मिल जाएगी। तो ये शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था होनी चाहिए संचार की, ताकि लोगों को बचाया जा सके, है ना, चक्रवात से। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण, चक्रवात जहां ज्यादा आते रहते हैं वहां चक्रवातों से बचने के लिए आश्रय घर बना दो ऐसे जो सुरक्षित हो, ठीक है ना। और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, वाहन साधन, हेलीकॉप्टर, बस वगैरह जैसी जहां लगे व्यवस्था वो दुरुस्त होनी चाहिए, एकदम कंप्लीट, क्या आया नहीं क्या लेगा इन लोगों को, ठीक है ना। ये ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है, नहीं होती है। ये जगहें दी है आपको ये बताना है। और मैं बता दूं, चक्रवात ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में आते हैं, तटीय क्षेत्र जो समुद्र से लगे हुए क्षेत्र रहते हैं ना वहां ज्यादा आते हैं। तो आपको ऐसा ढूंढ लेना है इसमें से कि कौन सा समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र नहीं है। ओके, देखो, चेन्नई, मंगलुरु या मंगलूर, अमृतसर या पुरी, तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र नहीं है, अमृतसर, उत्तर भारत में, ठीक है। ओके, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर आपका, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, शीतकाल में पवन थल से किधर बहती है, सागर की ओर बहती है। मुझे तो लगता है यही सही है, ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या लगता है, यही सही है ना। ओके, ठीक है। ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है ना। चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। भारत की तटरेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है भैया, ज्यादा है, इसमें नहीं रहेगा, है ना। तो देखो उत्तर हमारा, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, बिल्कुल सही है पहला ये हमारा, ठीक है। ओके, अगला देखिएगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, जरूर कीजिए। ओके,
तो बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, आपको बताएंगे अगला एपिसोड कौन सा है, 9वां, ठीक है ना, और उसमें कैसे कैसे हम याद करेंगे, चीजों को आसान करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं हम। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू।